हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए फिर से लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ADHD टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर में ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है वो जाके चैनल पे आप इसके फर्स्ट पार्ट में इन सबको एक का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देन नेक्स्ट वन उसके बाद बात करेंगे OCD और ODD की। तीन जो और आपके क्लास 12th में 5 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर है उसको आज हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें फिटनेस पाठशाला को, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के आपको एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें, जिनको मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ उनके कीवर्ड्स के सिलेक्टेड कीवर्ड्स के थ्रू बाइलिंगुअल। तो देर न करके हम बात कर लेते हैं ASD के बारे में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD का जो कि फुल फॉर्म है, इट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ए चाइल्ड स्किल परफॉर्मेंस कैन बी ग्रेडेड एट various levels, that is mild, moderate or severe depending upon the symptoms। तो स्टूडेंट ये क्या है? इट इज़ ए डिसऑर्डर दैट अफेक्ट डेवलपमेंट एंड सोशल स्किल डेवलपमेंट। से क्या है कि ये इस तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे की जो सामाजिक कौशल है और उसका जो विकास है वो प्रभावित होता है, स्पेशली जो कर सकते हैं। तो कॉजेज की बात करें, इसमें जो मेन कॉजेज है अगर हम देखें तो जेनेटिक, न्यूरोलॉजी, मेडिकल कंडीशन, प्रीमेच्योर बर्थ, टेस्टा, ये सारे कॉजेज इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इस डिसऑर्डर इज मोर प्रोफाउंड इन गर्ल्स एज कंपेयर टू बॉयज। अगर देखा जाए तो ये जो ASD है वो ज़्यादातर पाया जाता है गर्ल्स में। बॉयज़ और गर्ल्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम देखेंगे कि ये जो ASD के सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो किस में ज़्यादा मिलेंगे? गर्ल्स में, यानी कि गर्ल्स इससे ज़्यादा इफेक्टेड है। तो सिम्टम्स ऑफ अगर हम बात करें ASD की, तो रेस्टिंग टच, प्ले अलोन, सस्टेन आई कॉन्टैक्ट, फेल टू एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग, रिपीटिव मूवमेंट्स कॉज हार्म टू सेल्फ और मोटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, अगर ASD की बात करें हम सिम्टम्स की, तो कैसे पहचाना जा सकता है कि बच्चा ASD से ग्रसित है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार है। तो फर्स्ट वन हम देख सकते हैं कि डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, उसको बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ रिपीटिव बिहेवियर, अपने व्यवहार को, जो भी काम है उसका वो बार बार उसे रिपीट करता है। डज नॉट एक्सप्रेस इमोशंस, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। एवॉइड आई कांटेक्ट, अपने आई कांटेक्ट को, यानी कि सामने वाले से आंख मिला के बात नहीं कर पाता। टचिंग ऑब्जेक्ट रिपीटली, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो बार बार छूता है। डोंट मेक फ्रेंड्स, अपने यानी कि वो दोस्तों को बनाना है, एलोन रहना पसंद करता है, दोस्ती करना पसंद नहीं करता ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, सेंसिटिव टू टेस्ट, स्मेल एंड साउंड, आप देख सकते हैं जो ASD से ग्रसित बच्चे हैं उनमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि वो बहुत ही स्मेल के प्रति, किसी सुगंध के प्रति, साउंड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। साथ ही साथ डिफ़िकल्टी इन स्पीच, किसी भी बात को कहने में, बोलने में वो प्रॉब्लम, कठिनाई महसूस करते हैं। एवॉइड सोशल इंटरेक्शन, और जो सामाजिक इंटरेक्शन है, लोगों से मेल मिलाप है, उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ लैक ऑफ डेवलपमेंट, उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता, विकास नहीं होता। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन, इसमें जो फोर्थ वन है ODD की बात कर ले, अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर। इन दिस ए चाइल्ड शोज ए persistent
पैटर्न ऑफ एंगर, इरिटेबिलिटी, आर्गुइंग एंड डिसओबीडियंट बिहेवियर। तो अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या करता है कि ओडीडी इज ए डिसऑर्डर इन विच चिल्ड्रेन टेंड टू बी एग्रेसिव, ओबेसिव एंड कॉन्फ्रंट। आप देखेंगे इट इज ए मेंटल स्टेट विच एकर्स ड्यूरिंग एडोलसेंस स्टेज लाइक। तो ये क्या है कि स्पेशली आप देखेंगे कि एडोलसेंस स्टेज यानी कि एडोलसेंस एज में एक टीन एजर के जो होते हैं यानी कि नियर अबाउट 18 के आसपास, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो इससे इफेक्टेड पर्सन है, वो क्या होता है कि उसको आप देखेंगे कि वो बार बार बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता है, बहस करता है, इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेके, और किसी भी बात को मानने के लिए वो एक तरीके से आज्ञा का पालन नहीं करता, डिसओबीडियंट बिहेवियर करता रहता है। अब सिम्टम्स की बात करें इसके, है ना, तो सिम्टम्स में शॉर्ट टेम्पर, फाइट, आर्गू, डिसओबे रूल्स, ब्लेम अदर्स, फ्रस्ट्रेशन, लो सेल्फ स्टीम, पुअर सोशल स्किल, पुअर कंसंट्रेशन। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड है, इससे ग्रसित है, वो क्या करता है कि शॉर्ट टेम्पर, छोटी छोटी बातों पे तुरंत ही गुस्सा हो जाता है, एंगर हो जाता है। फाइट, हमेशा लड़ता रहता है एक दूसरे से। आर्गू, डिसोबे, बहुत ज़्यादा बहस करना, किसी की बात को ना मानना, रूल्स को ब्रेक करना, दूसरों पे दूसरों की कमियां गिनाना, दूसरों पे ब्लेम लगाना, और फ्रस्ट्रेशन निकालना, हर बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाना, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसका बहुत ही लो होता है, और जो सामाजिक उसकी स्किल है, कौशल है, वो भी क्या होती है, पुअर होती है, और ज़्यादा देर तक वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। देन नेक्स्ट वन, इसमें बात करें कॉजेज ऑफ ओडीडी यानी कि अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर की बात कर लें। इसके कॉजेज क्या है, तो जेनेटिक, न्यूरोलॉजी, इन्वायरमेंट, लैक ऑफ फ्रेंड्स एटेस्ट्रा। तो जेनेटिक की बात करें सबसे पहले, चिल्ड्रेन आर मोर सस्पेक्टेबल टू हैव ओडीडी इफ वन ऑफ देयर पेरेंट्स हैव हिस्ट्री ऑफ एडीएचडी और ओडीडी। In addition, if parents are patients of depression or bipolar disorder or consume alcohol or poisonous substances, the child can get affected with ODD। तो अगर हम बात करें तो इसमें जेनेटिक जो डिसऑर्डर है, यानी कि माता या पिता में से किसी एक को भी हुआ है ना, प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चा भी जो होगा उनका वो ODD से ग्रसित होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन न्यूरोलॉजिकल की बात करें, न्यूरोलॉजिक क्या है कि यानी कि ब्रेन से रिलेटेड उसकी, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या उसकी ब्रेन में कोई इंजरी हो, चोट हो, तो उसकी वजह से भी उसे ODD होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चाहे वो ड्यूरिंग बर्थ किसी तरीके की चोट आ जाए या ड्यूरिंग जब पेट में रहता है तब बच्चे का प्रॉपर ब्रेन रीबर्थ हो जाए, तो ये सारे रीजन्स होते हैं उसके, यानी कि न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड। देन इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट, लैक ऑफ फ्रेंड्स एटेस्ट्रा। तो जो उसका वेदर कंडीशन है वो किस तरीके की वो इन्वायरमेंट में रह रहा है, ये भी उसको इफेक्ट करता है। अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसके ODD होने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि वो इरिटेट होने लगेगा, बहस करने लगेगा, अकेले में रहना पसंद करेगा, जल्दी से गुस्सा होगा। ये जो सिम्टम्स अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था मैंने। देन लैक ऑफ फ्रेंड्स, और साथ ही साथ क्या होगा कि अगर किसी के दोस्त नहीं है या दोस्तों की कमी है, तो वो बच्चा क्या होगा कि अकेला ही रहना, यानी कि जब तक वो ग्रुप के साथ उठेगा बैठेगा नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो जो वेरियस स्किल हैं जो ग्रुप के थ्रू हमारे अंदर डेवलप होती हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती, वो सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी। तो लैक ऑफ फ्रेंड्स भी ODD का कारण होता है, सिम्टम्स होता है इसको इंक्रीज करने का। देन नेक्स्ट वन बात कर लें हम स्टूडेंट, जो कि है OCD। इन फुल फॉर्म इसको बोलते हैं ओबसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ना। तो ओबसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करें, इट इज ए स्ट्रेस रिलेटेड एंड हेल्थ
अफेक्टेड डिसऑर्डर। ये क्या है? हमारे तनाव और स्वास्थ्य को इफेक्ट करने वाला एक डिसऑर्डर है, विकार है, रोग है। इट इज एक्चुअली एन एंजाइटी डिसऑर्डर विच इंक्रीज द वेरी इन द पर्सनस लाइफ, है ना। तो ये क्या है कि एक तरीके का एंजाइटी, चिंता से संबंधित एक विकार है, रोग है, जो इंक्रीज करता है किसी भी पर्सन को, जिसको हो जाता है वो, मतलब उसमें जो चिंता का लेवल है, जो एंजाइटी लेवल है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब इसके होते उसमें दिन। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स की बात करें, वॉशिंग हैंड अगेन एंड अगेन। तो OCD से ग्रसित जो व्यक्ति है, बच्चा है, वो क्या होता है कि बार बार अपने हाथों को धुलता है। ओवर कॉन्शियस अबाउट अरेंजिंग थिंग्स, और बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाता है किसी वस्तुओं को अरेंज करने में, प्रॉपर सीक्वेंस में रखने में। रिपीटेड एक्शन ऑफ चेकिंग टेस्टा, यानी कि इसमें क्या करता है कि बच्चा बार बार अपनी थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को रीचेक करता है। जैसे कि ये लॉक बंद करना, लॉक बंद करने के बाद भी उसको बार बार खींच के चेक करना कि लॉक हमने बंद किया है सही से कि नहीं। फिर रास्ते में जा रहे हैं थोड़ी दूर, फिर लौट के आते हैं, देखते हैं कि लॉक सही से बंद है या नहीं। या बैग पैक कर रहे हैं तो ये होता है कि वो नोट्स हमने रखने के बाद, आपने अपनी नोट्स रखी फिजिकल की, फिर भी आपको ये रहता है कि फिजिकल की नोट्स रखा है कि नहीं। तो इस तरीके की ये जो ओबेसिव थॉट्स आते हैं, यानी कि बार बार रिपीट होते हैं चीज़ों को अपने बारे में, बार बार आप उसको चेक करते हैं या हैंड्स को धोते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं, यानी कि वो क्या है, आपके ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। देन अब आपका कॉजेज की बात कर लें इसमें, तो जेनेटिक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एंजाइटी, इमोशंस, इनस्टेबिलिटी, डिप्रेशन, बिहेवियरल एग्रेशन एटसेट्रा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका बात करें हम, तो जेनेटिक, यानी कि वंस अगेन सब में जो कॉमन मिल रहा है हमको, हेरिडिटी। पेरेंट्स विथ OCD टेंड टू दिस डिसऑर्डर इन दियर चिल्ड्रेन। अगर पेरेंट्स को है, माता पिता को है किसी को, तो बच्चे में भी होने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दिन न्यूरोलॉजिकल बात कर लें तो डिस्ट्रप्शन ऑफ नर्व्स, यानी कि जो नर्व्स हैं हमारी, उनका विघटन, जो नर्व सेल्स हैं वो प्रॉपर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो किस तरीके की वो इन्वायरमेंट में रह रहा है, स्ट्रेस फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी कि किस तरीके से स्ट्रेस है, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है उसके साथ, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देन नेक्स्ट वन बात करें एंजाइटी, यानी कि किस तरीके का, चाहे वो उसके करियर को लेके, चाहे वो उसके टास्क को लेके, वर्क को लेके, जो उसका एंजाइटी लेवल है, जो चिंता का स्तर है, वो भी इसको इफेक्ट करता है। देन इमोशनली इनस्टेबिलिटी, यानी कि इमोशनली किसी इमोशंस को, अपने इमोशंस पे कंट्रोल न रख पाना भी, ये भी एक रीज़न हो सकता है OCD का। देन नेक्स्ट वन जो इसमें है स्टूडेंट्स, वो है डिप्रेशन बिहेवियरल एग्रेशन, यानी कि जो डिप्रेशन बिहेवियरल एग्रेशन है, यानी कि जो उसका एग्रेशन है, जो उत्तेजना है ना, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस और साथ में रहने लगता है वो, और साथ ही साथ जो उसका बिहेवियर है, एग्रेशन है, किसी भी काम को करने के लिए बार बार वो ग्रसित रहता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता है। तो ये सारे उसके कॉजेस हो सकते हैं, सिम्पटम्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियोज पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम मैं इस तरीके के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी आपके लिए बनाता रहूं, और MCQ रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे अवेलेबल है। थैंक यू।